ध्यान से समझेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ठीक है, संवैधानिक प्रधान ही संविधान की जो रक्षा करेगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। तो प्रथम नागरिक जो है वो कौन है भाई? नागरिक प्रथम की यदि बात करेंगे सबसे पहले तो वो कौन है, ध्यान रखें बस, राष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान में। प्रथम नागरिक की बात की यदि यहीं पे पूछ लिया गया सेकंड, तो वो कौन है? उपराष्ट्रपति, ठीक है। तीसरा अगर पूछ लिया गया तो प्रधानमंत्री, है ना। तो इस चीज की इसी तरह का है क्रम बनाया गया है। तो अगला है पॉइंट, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखी हुई एक पॉइंट एक और है, राष्ट्रपति, ध्यान रखना, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है, तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। यानी यदि आदेश कर दिया तो तीनों सेना क्या है, तीनों सेना का मतलब समझ गए होंगे आपके, कौन कौन सी? जल सेना, थल सेना और वायुसेना। तो तीनों की तीनों जो कमांड लेगी किससे लेगी? राष्ट्रपति से, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, देश का प्रथम नागरिक है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की योग्यता की बात कर रहे हैं तो योग्यता में आपको पता ही है कि क्या होना चाहिए। योग्यता में ये है कि भारत का नागरिक हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी एज। एज जो है कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। और पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, बात समझे। दिवालिया शब्द का मतलब समझते हो, पागल तो आप समझ ही गए होंगे। तो दिवालिया क्या होता है? दिवालिया वो होता है जिसमें क्या है, यानी कि भारत सरकार की यदि मैं बात करूं, भारत सरकार की नज़र में जिसका ना तो कोई अकाउंट बैलेंस हो ना कोई प्रॉपर्टी हो, उसके पास उसके नाम से कुछ भी ना हो, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? दिवालिया कहा जाता है, ठीक है। जिसका ना तो बैंक में अकाउंट हो ना कोई प्रॉपर्टी हो, कुछ भी ना हो, तो उस आदमी को क्या बोला जाएगा? दिवालिया, पागल, आपको पता ही है ना। तो एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, इसका खासकर ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने में बहुत छोटा लग रहा क्वेश्चन लेकिन बड़ी बात हो जाएगा कभी कभी, ठीक है। दूसरा क्या है? लाभ पद पर न हो, लाभ पद। लाभ पद क्या है मैं आपको बता दूंगा, ध्यान से समझेंगे। लाभ पद क्या है? यानी कि लाभ पद का मतलब है सरकारी नौकरी बोल सकते हैं हम इसको, या सरकारी पैसा क्या है, मिलता हो। यानी कि मंत्री यदि आप हो, लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, मुख्यमंत्री हो, तो वो लाभ का पद बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मंत्रियों के जो पद बनाए गए हैं वो उसे क्या कहा गया कि ये सब के सब पद क्या है? सेवा के पद है। तो लाभ पद पर बिल्कुल भी नहीं है, जबकि आपको पता ही है कि कितनी वहाँ पे क्या है, सरकारी योजनाएं का लाभ उठाते हैं कितना नहीं, कितना वे सेवा करते हैं कितना नहीं, ये सब आपको पता ही है, ठीक है। तो सरकारी अगर नौकरी है तो लाभ पद पर है, सरकारी नौकरी नहीं है तो कोई लाभ पद पर नहीं है, ठीक है। तो लाभ पद पर भी नहीं होना चाहिए, ये उनकी एक कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा हुआ है कि चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, ठीक है। लिखो यदि व्यक्ति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर हो या अथवा संघ अथवा किसी राज्य मंत्री परिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। मैंने अभी आपको बता ही दिया, डिटेल कर दिया कि यदि कोई मंत्री है, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, विधान कुछ भी हो, तो जितने भी मंत्री पद में है उपराज्य कैबिनेट के अंदर, तो वो लाभ का पद बिल्कुल भी नहीं है। तो आप पूछ ही रहे थे कि कौन सा पद है, तो वो क्या है? सेवा का पद है, ठीक है, ध्यान रखना भाई। चलो भाई आगे चलते हैं, एक चीज़ और डिफाइन कर दूँ अभी आपको, चलो आगे देखेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या है? भाग लेते हैं। नवीनतम सदस्यों के अनुसार पांडिचेरी विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चुनाव में जो भाग लेंगे इसके, यदि मैं इसकी बात करूँ, चुनाव की बात करूँ, ठीक है, तो चुनाव में जो भाग लेंगे वो क्या है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस स्टेट की जो है क्या है, राज्य विधानसभाएं, ये सब क्या है, तीनों की तीनों क्या करेगी भाई? भाग लेंगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है। राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए पृथक के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक, 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। ये ध्यान से समझेंगे, देखो अच्छा है। एक तो चीज क्या होगी? प्रस्तावक, एक क्या है? अनुमोदक।
प्रस्तावक और अनुमोदक कितने कितने सदस्य, 50 ये और 50 ये। प्रस्तावक क्या है ये मैं आपको समझा दूं ध्यान से। प्रस्तावक वे है कि जैसे ही चुनाव के लिए क्या है, उसको क्या है नामांकन किया जाता है, तो उसी के साथ में क्या है कुछ लोग अंदर चले जाते हैं, कुछ लोग क्या है उसके साथ क्या है अंदर चले जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, प्रस्तावक, जिनके वहां पर क्या है सिग्नेचर होंगे। ठीक है। लेकिन कुछ क्या है उनका वेट कर रहे हैं बाहर कि अब क्या है राष्ट्रपति का क्या है पद के लिए क्या है नामांकन करके बाहर आने वाले हैं। तो वो कौन लोग हैं, अनुमोदक। जैसे आपने देखा होगा गाँव में देखा होगा, प्रधान पद के लिए जब क्या है लोग जाते हैं कहाँ पर, कचहरियों में या फिर ब्लॉक स्तर में जहाँ पर भी जाते हैं, तो कुछ सदस्य उनके अंदर चले जाते हैं उनके साथ, तो वे कौन थे, प्रस्तावक। लेकिन कुछ हाउल्ला उतारने के लिए बाहर खड़े ताली बजाने के लिए, तो वे कौन है, अनुमोदक। तो इसी चीज को पूछा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए कितने सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए और कितने सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। बात समझ में आ गई, डिक्लेयर होगी भाई, ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि कितने सदस्य प्रस्तावक है, 50, और कितने सदस्य अनुमोदक है, वो भी कितने हैं, 50 है। तो ये लाइन आपकी क्या है कंप्लीट होगी, आपकी समझ में आ गई होगी बात। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर क्या है निर्वाचित हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। चुनाव प्रणाली, चुनाव प्रणाली क्या है, एकल। ठीक है। अनुपातिक। तो ये क्या है अपनी चुनाव प्रणाली है, यानी एकल, यानी कि एक ही व्यक्ति को क्या है बनाया जाएगा। अनुपातिक का मतलब क्या है, जो वोटिंग होगी वो किस रूप में होगी, अनुपात के रूप में। कहने का मतलब ये है कि 4 सदस्य यदि चुनाव लड़ेंगे, A B C D, तो आप इसको किसको कौन सी प्राथमिकता दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पहला नंबर मैं इसको दे दूं, दूसरा इसका, चौथा इसका, तीसरा इसका। तो अनुपातिक, ठीक है, ध्यान रखना, अनुपातिक। तो अनुपातिक का मतलब है यदि बी का स्तर 1 1 1 पर ऐसे ही आता जा रहा कि यहाँ पे भी क्या है बी को 1 मान रहे, यहाँ पे क्या है बी को 1 मान, तो ये अनुपात क्या है यहाँ पर तो बढ़ता जा रहा, तो जो बनेगा, जो बनेगा राष्ट्रपति वो कौन होगा, तो वो होगा बी। यहाँ पर क्या है कभी 3 हो रहा, कभी यहाँ पे 1 हो रहा, कभी यहाँ पे 2 हो रहा, लेकिन इसका क्या है सबने एक ही मानते हुए जा रहे हैं अनुपात के तौर पर, तो वो क्या हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, अनुपातिक स्तर बोलते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, चलो अच्छी बात है। तो नेक्स्ट पेज की ओर चलेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए वै अवैध नहीं होते। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 71 की बात है ये आर्टिकल पूछ लिया गया था। किस किस आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन का निपटारा किया जाता है, तो वो उच्चतम न्यायालय है अपना। उच्चतम न्यायालय आप जानते ही हो, 1 2 का 4 आर्टिकल है इसका। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का। और ये कार्य किया गया है किस आर्टिकल के तहत, 71 के तहत। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 71 के तहत क्या है, यदि किसी भी तरह का विवाद पाया जाता है, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे ध्यान से समझेंगे एक छोटी सी बात, यदि इसके लिए एज कितनी होनी चाहिए, तो एज जो होनी चाहिए वो है 35 ईयर। लेकिन क्या हुआ कि गलती से क्या हुआ, गलती से जो व्यक्ति बना वो कितना बना, 34 ईयर का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो गलती होगी, होना कितना चाहिए था, 35 का, मिला कितना है, 34 का। तो उसके द्वारा क्या हुआ, यानी कि प्रणाली क्या हुई, गलत होगी। चुनाव प्रणाली जो हुई वो क्या हुई, गलत। तो इस समय में इसने क्या करा, 2 वर्ष तक क्या करा, कार्य करा। तो उसने जो 2 वर्ष तक कार्य किए, यानी कि जिन पर उसने क्या करे, वे सिग्नेचर करे, तो वे सब कार्य तो क्या होंगे, वैध। और ये व्यक्ति क्या पाया जाएगा, अवैध। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब यही था और कुछ नहीं है। तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। अपने पद की समाप्ति के बाद वह पद तब तक बना रहेगा जब तक कि उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, यानी कि दूसरा कोई भी जब तक न आए, जब तक क्या है वही प्रधानमंत्री रहेगा। ठीक है, कितने समय के लिए, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वर्ष। तो कितना हो गया भाई, 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष क्या है उसका कार्यकाल है। अगला पॉइंट देखें, पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के मुख्य शपथ लेनी पड़ती है। तो राष्ट्रपति किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है, यानी कि राष्ट्रपति को शपथ जो कराता है वो कौन कराता है, तो वो कराता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और आप क्या है अपना तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके नीचे एक पॉइंट और लिख लेंगे, दोनों एक दूसरे को
बात समझ में आ गई? दोनों एक दूसरे कहने का मतलब यह है कि जब क्या है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश क्या है अपने पद पर आएगा तो उसको शपथ दिलाई जाती है। तो उसको जो शपथ दिलाएगा वो कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जब चुनकर आया जाएगा उसको जो शपथ दिलाया जाएगा उसके पद की, तो वो कौन दिलाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। यानी कि दोनों क्या है एक दूसरे को, जो उनका पहले पद पर होगा उसको, उसके बाद उसको। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ें ध्यान रखें कि शपथ जो दिलाता है राष्ट्रपति, कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? तो कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन यदि बात करूं मैं त्यागपत्र की, तो त्यागपत्र तो ये आ गया, ध्यान से समझेंगे। राष्ट्रपति निम्न दिशाओं में 5 वर्ष से पहले भी क्या कर सकता है? त्यागपत्र जो क्या है दे सकता है। उपराष्ट्रपति संबोधित अपने त्यागपत्र देगा। महाभियोग की स्थिति में क्या है? उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है भाई, बात को समझेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इसको समझेंगे ध्यान से भाई। महाभियोग, महाभियोग क्या है कि राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है जिसका नाम क्या रखा गया है? महाभियोग रखा गया। ठीक है, ध्यान रखना। तो महाभियोग में क्या है कि पहले क्या करना पड़ेगा? सूचना देनी पड़ेगी। कितना? 14 दिन पहले। किसको? राष्ट्रपति को। सूचना कौन देगा? तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, ये जो चलती है भाई प्रक्रिया, कहाँ पर चलेगी? कौन महाभियोग लाएगा? तो प्रक्रिया दो सदन के अंदर चलती है, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो जिसके भी अंदर से चलेगी प्रक्रिया, तो वो पहले क्या करेगा? सूचना देगा राष्ट्रपति को। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। और कितने सदस्य से शुरुआत इसकी जो होगी, स्टार्टिंग जो है, कितने सदस्य इसको सूचना देंगे ये जो देंगे, तो वो क्या है? ध्यान रखना, 1/3 सदस्य। ठीक है, ध्यान रखना। या 1/4 मैं इसको बोल सकता हूँ। 1/4 सदस्य इसको क्या है? सूचना के रूप में देंगे। और जिस भी सदन से चलेगा, इससे चलो या फिर इससे चलो, तो इसके कितने? 2/3 सदस्य। 2/3 सदस्य इसको क्या करेंगे? शुरू करेंगे। कहने का मतलब यह है कि लोकसभा है एक, अपनी क्या है? राज्यसभा है। लोकसभा से सदन क्या हुआ? यहाँ से गया प्रस्ताव। कितने सदस्य द्वारा? 2/3 सदस्य द्वारा। ये इसकी क्या करेगी भाई? जांच करेगी। और जांच में क्या है? सही पाया गया। जांच क्या पाई गई? सही। तो ये इसके कितने सदस्य हैं? कितने? 2/3। इसके भी कितने? 2/3 सदस्य है। इसको क्या करेंगे? पास कर देंगे। और जैसे ही जांच सही पाई जाओगी, तब से ही क्या हो जाए? कौन सी प्रक्रिया लग जाएगी? तो महाभियोग प्रक्रिया लग जाएगी। और जिसके द्वारा क्या कर दिया जाएगा? राष्ट्रपति को पद क्या करना पड़ेगा? पद से त्याग देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। पद से क्या करना पड़ेगा? त्याग देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया है। आपकी बात समझ में आ गई होगी। महाभियोग का मतलब है कि कभी कभी क्या है कि लोगों का मानना है कि जो राष्ट्रपति बने हैं वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है? उन पर एक प्रक्रिया चलाई जाती है हटाने के लिए, जिसे कहा गया क्या है? महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल से समझ लेंगे, ये अभी मैंने आपको बता ही दिया। तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन पर, किसके उल्लंघन? देखो, संविधान का क्या कर दिया गया? उल्लंघन करने पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। किसी भी सदन द्वारा। मैंने अभी आपको बताया था कि कोई सा भी सदन इसको क्या कर सकता है भाई? शुरुआत इसकी क्या है? कर सकता है। ठीक है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि सदस्य राष्ट्रपति को 14 दिन पहले क्या है? लिखित सूचना देनी पड़ेगी, है ना? वो अभी मैं आपको बता रहा था मैटर कि उसको क्या करना पड़ेगा? सूचना दी जानी चाहिए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्य, कितने सदस्य है? 1/4 सदस्य, जो मैं भी आपको बता रहा था कि क्या हो? हस्ताक्षर हो। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है, ये कितने सदस्य है? 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की क्या करेगा? जांच करेगा या कराएगा। और ऐसी जांच में राष्ट्रपति पर के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी। उसी तिथि में राष्ट्रपति को त्याग पत्र क्या है? अपना पद त्याग करना होता है। बात समझ आएगी? ये सारी डिटेल मैंने आपको एक ही बार में समझा दी, ध्यान से आप समझेंगे तो। ये सारा का सारा मैटर ये है। ठीक है, महाभियोग की एक प्रक्रिया है किसको हटाने के लिए? राष्ट्रपति को। यदि मैं इसके आर्टिकल की बात करूँ तो आर्टिकल भी आप लिखना चाहो तो 61 है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आर्टिकल 61। ठीक है,
आर्टिकल 61 बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसका आप खासकर ध्यान रखेंगे। और ये प्रक्रिया आपको मैंने समझा दी। ठीक है, ये सारा का सारा मैटर क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल के तहत लगाई जाती है, तो आर्टिकल 61 के तहत लगाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आपके क्या है बनने वाले हैं। आगे चलेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति की रिक्त पद 6 महीने के अंदर भरना होता है। ठीक है, ध्यान रखें, यहाँ से ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा कि क्या चला था भाई, महाभियोग। महाभियोग क्या हुआ, पूर्ण हुआ। पूर्ण होने के बाद राष्ट्रपति का जो पद है वो क्या हो गया, खाली। राष्ट्रपति का पद क्या है, खाली। इसको जो भरना है वो कितने समय में भरना है, तो वो है 6 माह में, जो इसने कहा है। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर क्या है, भरना होता है। अब देश के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं हो सकता जिसमें राष्ट्रपति कार्य ना करे। ठीक है, ध्यान देंगे, यानी राष्ट्रपति पद पर न हो। तो जब राष्ट्रपति पद पर नहीं है, अब पद क्या है, खाली, तो इसकी जगह कार्य करेगा जो, तो उसे बोला जाएगा कार्यवाहक। कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो कार्यवाहक जो राष्ट्रपति के रूप जो लेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बनता है वो कौन होता है, वो ध्यान रखना, हमेशा उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो राष्ट्रपति क्या था, पद से हटा दिया गया क्यों, गलत तरीके से पाए गए थे। तो जगह खाली होगी, कितने समय के लिए, 6 महीने के अंदर भरना है। लेकिन उस समय तक कार्य कौन करेगा, तो उस समय तक कार्य करेगा उपराष्ट्रपति। किस रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति या पदावधि 5 वर्षीय समाप्ति हुई तो निर्वाचन पदावधि की सम्मति के पहले ही कर लिया जाएगा। यानी यदि पद की यदि बात करें कि क्या है, केवल चुनाव की बात करें, तो चुनाव तो बिल्कुल राइट टाइम से सोच सही हो जाएंगे, है ना। ये अचानक का केस है, तो अचानक में क्या है, कौन बनेगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलो। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज अंतराल न होने पाए, इसलिए इस उपबंध है कि उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 81, ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें कंडीशन क्या है कि चुनाव थे, चुनाव, यहाँ ध्यान से समझेंगे। पद जो है, जो पद का जो समय है, समय अवधि है, वो कितनी है, 5 ईयर की। ठीक है, और ये कार्य समय क्या है, पूरा हो चुका। अब क्या होने हैं, चुनाव। लेकिन चुनाव में क्या आ गया, विलंब। किसी भी तरह का आ सकता है वो, जैसे कोरोना आ गया था, है ना। तो चुनाव में क्या आ गया, विलंब। 5 साल पूरे हो गए, तो आगे क्या है, अगली अवधि। अगली अवधि जो है, यानी कि जो समय चल रहा है उस पर कौन रहेगा, तो वो जो पहले से ही तो थे राष्ट्रपति, वही क्या है, उस पर कार्य रहेंगे। तब तक, कब तक, जब तक नया राष्ट्रपति चुन के ना आ जावे, तब तक कौन पद पर रहेंगे, वही रहेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने बताया कि यदि महाभियोग की प्रक्रिया से हटा दिया जावे तो उनके पद पर कौन पहुंचेंगे, उपराष्ट्रपति। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छे से आपकी बात ये क्या है, समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब देखिए रूस, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। चलो मैं एक चीज़ और समझाता हूँ आपको, ध्यान से यहाँ समझेंगे। देखो यदि क्या है, पद की सारणी, जब क्या हो, अनुपस्थिति हो। जब क्या हो, अनुपस्थित, पद की सारणी कैसी है, जब क्या है, अनुपस्थिति हो, यानी कि जब ना हो पद पर। जैसे कि पहले मैं बात करूं, क्या है, राष्ट्रपति क्या है, न हो। राष्ट्रपति जो है क्या हो, न हो। तो कौन होगा पद पर, उपराष्ट्रपति। कौन होगा भाई, उपराष्ट्रपति। यदि वो भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। फिर पद पर कौन आएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यदि वो भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम, वरिष्ठतम न्यायाधीश।
यदि वो भी ना हो तो फिर वो ये फिर हाई कोर्ट में पहुंचेंगे, हाई कोर्ट का। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये एक चीज है, पद की सारणी की अनुपस्थिति की बात करें तो केवल ऐसा एक बार हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस। आज तक केवल एक बार हुआ। राष्ट्रपति के रूप में कौन थे? ठीक है, वो थे कौन? जाकिर हुसैन। यहाँ समझेंगे ध्यान से, अगर नेक्स्ट पॉइंट में भी आपको मिलेगी लाइन तो जरूर पढ़ाऊंगा। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन की क्या होती है? मृत्यु। तो मृत्यु के बाद जो बनेंगे पद पर कौन आएगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में कौन थे उस समय? तो वो थे कौन? वीवी गिरी। ठीक है, कौन थे? वीवी गिरी। वीवी गिरी ने क्या है, 6 माह का टाइम था इसमें। कितना समय था? 6 माह का। और लगभग 2 माह में ही क्या है, इसको त्याग दे दिया। तो कितना समय बच रहा? अभी 4 माह। तो ये तो क्या थे? राष्ट्रपति। ये क्या थे? उपराष्ट्रपति। उसके बाद कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो वो कौन थे? एम हिदायतुल्ला। ये क्या थे भाई? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हो, ऐसे राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हो, तो वे कौन थे? तो वो थे एम हिदायतुल्ला। ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका खास कर ध्यान रखें। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट रखेंगे। तो राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? इसमें 1.5 लाख लिखा हुआ है, पुराना है। वो है, अब ध्यान रखना, कितना भाई? 5 लाख। कितना है? 5 लाख। ठीक है। राष्ट्रपति का वेतन क्या है? आयकर से क्या है? मुक्त होता है, यानी कि टैक्स इस पर बिल्कुल भी नहीं लगता। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान, संस्कृत स्मृति भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते पर किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन रद्द की गई, इसको छोड़ दें। देखो ये लाइन समझेंगे, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्ते पर किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। यदि मैं कहूँ कि आपातकाल की स्थिति हो, आपातकाल भी कौन सा? वित्तीय। कौन सा आपातकाल? वित्तीय आपातकाल। किसके अंतर्गत आओगा? 360 के अंतर्गत। आर्टिकल कौन सा है भाई? 360, वित्तीय आपात। तो यदि ये कंडीशन भी होगी तो इस समय भी ध्यान रखना, राष्ट्रपति का वेतन नहीं रोका जाएगा। ठीक है, यदि वित्तीय आपात भी भारत में किसी वजह से लग जाए तब भी क्या है, राष्ट्रपति का वेतन नहीं रोका जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, यदि वित्तीय आपात लग जाए तो ऐसा कितनी बार हुआ है, यदि पूछा जाए कि वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा? कितनी बार लगा भाई? तो ध्यान रखना, एक भी बार नहीं लगा आज तक। वित्तीय आपात भारत में अब तक एक भी बार नहीं लगा है ना, यानी कि आर्टिकल 360 का प्रयोग अभी तक किया नहीं गया, प्रयोग ही नहीं हुआ। ठीक है, वित्तीय आपात अभी तक भारत में नहीं लगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? ध्यान से चलेंगे, देखो आगे। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य है। तो नियुक्ति, राज नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की सलाह पर किसकी? मंत्रिपरिषद के सदस्यों की। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की, ये मैंने बताया था आपको एक दूसरे वाली कंडीशन में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। भारत के महान्यायवादी की। राज्य के मध्य समन्वय के लिए अंतर्गत राज्य परिषद के सदस्य की। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की। तो ये सब के सब क्या है, राष्ट्रपति के अंडर में है, जिनकी राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्ति करता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पेज की ओर चलेंगे। विधायी शक्तियाँ।